जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ वैदिक इरा का पार्ट थर्ड। हमने पार्ट सेकेंड और पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देखिए। हमने फर्स्ट पार्ट में वैदिक इरा के बैकग्राउंड के बारे में बात किया था। हमने सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ वेद के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और छानोस था, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है अर्ली वैदिक इरा। अब हम देखते हैं अर्ली वैदिक इरा के बारे में क्या होता है, क्यों अर्ली वैदिक इरा क्यों कहा गया। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, यानी कि 1500 1500 बीसी से लेके आपका 1000 बीसी आपका क्या था, अर्ली वैदिक एरा था। और 1000 से 600 आपका लेटर वैदिक एरा था। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक एक पार्ट्स में इसके रीजन्स कौन कौन थे, इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी थी, इसका बैकग्राउंड कैसा था, कैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसके रीजन के बारे में देखते हैं, ये कौन कौन से रीजन तक फैला हुआ था। हमने आर्यंस के बारे में अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, आर्यंस कैसे आए, कौन कौन से प्रिडिक्शंस थी, बैटल ऑफ टाउन किंग क्या था, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में होगा क्या। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में ये होगा कि किसी भी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि वेदों वैदिक एरा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये फर्स्ट फेज है कि अर्ली किसी काम को आप करते हैं तो जो पहला फेज होता है उसका अर्ली, यानी कि शुरुआती दौर में क्या क्या चीजें हुई, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द अर्ली आर्यन सेटल इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान, ये याद रखिए आप, ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान। हम 1500 बीसी की बात कर रहे हैं, ना कि अभी के पाकिस्तान की। अब देखिए, इस जमाने में हमको समझना हो कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे हैं, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान का ईस्टर्न भाग यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान यानी कि इस समय जो पाकिस्तान बसा हुआ है उस वाला इलाका, पंजाब, पंजाब का इलाका, एंड द पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, एंड यूपी का पश्चिमी हिस्सा, यूपी का पश्चिमी हिस्सा और पंजाब, इन सभी हिस्सों पे आपका पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूपी, यानी कि देखिए, ईस्टर्न अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा, पाकिस्तान का मॉडर्न हिस्सा जो आज का पाकिस्तान है, और आपका पंजाब और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी। देखिए, अगर यूपी का, इंडिया का मैप जानते हैं तो वेस्टर्न पार्ट जो यूपी का है, यानी कि यूपी का पश्चिमी हिस्सा, इन सभी जगहों पे आर्यंस आके सेटल हुए थे। आपको पता है कि पहले वो रावी रिवर के पास रहते थे, उसके बाद वो गंगा रिवर के आसपास आके बस गए। तो ये था हमारा इनका रीजन कि कौन कौन से जगहों पर अर्ली, यानी कि पहले जो फेज था वैदिक इरा का, यहाँ पे आर्यंस आके बसे हुए थे। लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स ऑफ द सप्त सिंधवा। देखिए, आर्यन जिस जगह पे आके बसे, अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हमने पूरा, कौन सी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कौन कौन सी स्टेट शो के पास करती, कौन कौन से बराज भी इसमें आता, हमने उसका एक अच्छा प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो ये था इसका रीजन। किसी भी सभ्यता या किसी भी फेज को पढ़ने के लिए उसके रीजन, उसके पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल व्यूज, उसकी इकोनॉमी को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। हमने इसके रीजन्स के बारे में पढ़ा कि आर्यन सबसे पहले कहाँ सेटल हुए और उन जगहों को क्या कहा गया, तो ये था इसका रीजन। अब इसके हम पॉलिटिकल व्यूज के बारे में आने वाली वीडियो में आगे फर्दर हम चर्चा करते हैं। डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कि अर्ली वैदिक पीरियड में उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या थे, क्या क्या वो तरीके इस्तेमाल करते थे अपने राज्य को चलाने के लिए। तो सबसे पहला वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट को देखते हैं क्या है। वहाँ सबसे मोनार्ची फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, और वहाँ का जो लीडर होता था उसको राजन कहा जाता था। आपने पुरानी सभ्यता, महाभारत या कई चीजों में देखा होगा जो पुराणों से लेके बनी हुई है, रिचुअल जो सीरियल्स है उसमें देखते हो कि बोलता है हे राजन, राजन, राजा को राजन शब्द से इस्तेमाल किया जाता था। तो ये उसी अर्ली वैदिक एरिया की परंपरा चली आ रही थी हमारे सभ्यता में। किंग को राजन कहा जाता था, और जो राजा होता था वो अपने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता था, और अपने लोगों को प्रोटेक्शन का पूरी जिम्मेदारी उसके अंडर आती थी। लेकिन राजन था वो लोगों के द्वारा चुना जाता था, उसकी जो प्लेस थी, उसकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी। जो उसके कैपेबल होगा वही राजन बन सकता था। ये पुराने अर्ली वैदिक पीरियड में होता रहता था। उसकी जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो समिति द्वारा तय किया जाता था, और राजन की एक सभा होती थी। आपने मूवीज में देखा होगा कि इस फला व्यक्ति को सभा में पेश किया जाए। तो होता क्या था कि इन सभा में कौन कौन से मेंबर्स आते थे, आप देखेंगे कि राजा मेन तख्त पे बैठा होता था, राजा मेन पोर्शन पे बैठा था, उसके बगल में उसके मंत्री, उसके सेनापति और छोटे मोटे राजा बैठे रहते थे। तो इन देखिए, उन सभाओं में होता क्या था राजन के साथ, यानी कि राजन मैं प्लेस कर रहा हूँ किंग से। इन सभाओं में एक पुरोहित, जिसको आप पंडित बोलते हैं, राजा का एक खास होता था एक मेंबर,
ग्रेमिनी यानी कि ऐसे जो लोग छोटे छोटे गांवों को पार्ट्स को संभालते थे उनको ग्रेमिनी कहा गया, यानी कि गांव यानी कि ग्रेमिनी से कहा गया। अलग अलग हिस्सों से राजा के दो मेन इंपॉर्टेंट लोग होते थे और उनके नीचे सभी लोग ग्रेमिनी बन के काम करते थे। कुल्पा, आप ये एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड में, कुल्पा। तो कुल्पा किसे कहते हैं, देखिए गृहपति यानी कि घर का जो पति, यानी कि घर के जो हेड होते थे, मेल नॉट फीमेल, घर के जो हेड होते थे उनको कुल्पा कहा जाता था, कुल्पा। इनको गृहपति यानी कि घर का जो हेड होता था उनको कुल्पा शब्द से इस्तेमाल किया गया है अर्ली वैदिक पीरियड में। तो और कुल्पा के जो 3 मेंबर्स होते थे वो राजा की सभा में राजा को सलाह देने का इस्तेमाल करते थे। और ये जो चीजें थी ये अर्ली वैदिक पीरियड में चलती थी। अर्ली वैदिक पीरियड में ये भी था कि महिलाओं को पूरा सम्मान था। महिलाएं चाहे तो सभा और समिति में बैठ सकती थी लेकिन उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। महिलाएं को पूरा अधिकार था कि वो सभा और समिति में बैठ के उनके लोगों को सुन सकती, उनके डिसीजन को देख सकती थी। तो ये था उनका पॉलिटिकल, कैसा उनका था पॉलिटिकल व्यूज के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सोशल लाइफ के बारे में। अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, देखिए सबसे पहले सोशल लाइफ से जानने से पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ऋग्वेद हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में ही बना था, यानी कि 500 सालों में हमारा ऋग्वेद बनके तैयार हुआ था, लोगों द्वारा बनाया गया था। तो वर्ण सिस्टम, आपने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ऋग्वेद में ही वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये उनकी सोशल लाइफ ऐसी थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों ने अपने लोगों को उनके काम के आधार पर डिवाइड कर दिया था। जो भगवान की पूजा करेंगे वो ब्राह्मण होंगे, जो लोगों से लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, वो आपके क्षत्रिय आ जाएंगे, जो व्यापार का काम करेंगे वो आपका वैश्य आ जाएंगे, और जो अमीर के घरों में काम करे या पंडितों के लिए काम करेंगे, कूड़ा कचरा उठाएंगे, उनको शूद्र का दर्जा दिया गया। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ये ऋग्वेद में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अब हम देखते हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए। हेड ऑफ द फैमिली वाज मेन। देखिए जो उस हेड का, जो फैमिली का हेड था यानी कुलपति यानी कि कुल्पा, हमने अभी पढ़ा कुल्पा के बारे में। इन सभा राजन की सभा में एक पुरोहित होता था, एक गिमनी होता था, एक कुल्पा यानी कि गृहपति। तो जो उस जमाने में अर्ली वैदिक पीरियड में जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो मैन होता था। बट वुमेन इंजॉयड द इक्वल पावर विथ मैन, लेकिन महिलाओं को समान अधिकार था पुरुषों के साथ। वो सभा और समिति में बैठ सकती थी, अपने वो बोल नहीं सकती लेकिन लोग कर रहे हैं उनको अपनी राय पेश कर सकती थी। उनकी राय को उतना महत्व नहीं दिया जाता था लेकिन उनको सभा और समिति में बैठने दिया जाता था। हेड ऑफ द फैमिली मेन था लेकिन महिलाओं को ज्यादा सम्मान पूरा पुरुष के अनुसार ही मिलता था, यानी कि उनके बराबर ही महिलाओं का सम्मान था। मैरिज वार यूजुअली मोनोगैमिस, मतलब कोई एक, उस जमाने में जो शादी की प्रथाएं थी वो मोनोगामी थी, यानी कि एक पुरुष एक महिला के साथ शादी करता था। ये रेयरली ही पाया गया कहीं कहीं जगहों पे कि कुछ केसेस में ही एक पति या एक महिला दो पति, दो आदमी या दो औरत से शादी करता था। लेकिन जो मोस्टली वहाँ की जो मैरिज सिस्टम थी, मैरिज सिस्टम का जो व्यवस्था वहाँ पे था वो मोनोगामी यानी कि सिंगल मैरिज था, यानी कि एक पति एक महिला और एक पुरुष से उनका विवाह होता था। The marriage are seems to be have been 16 and 17। देखिए वहां की जो शादी की उम्र थी लड़का और लड़की के लिए वो 16 से 17 साल उन लोगों की उम्र थी शादी के लिए। तो हमने सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा कि हमने सोशल लाइफ के अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में आपका वर्ण सिस्टम को डिवाइड किया गया, यानी कि फर्स्ट अर्ली वैदिक पीरियड में ही वर्ण सिस्टम आ चुका था, लोगों ने बना चुका था। मैन उसका हेड पावर था, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली मैन था, लेकिन महिलाओं को पूरा अधिकार था, पूरा सम्मान मिलता था अर्ली वैदिक पीरियड में। आने वाली वीडियो में हमारे जो आएंगे हम उसमें देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं का सम्मान कैसे होता था। तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई चीज की जब शुरुआत होती है किसी भी प्रथा या किसी भी व्यवस्था की, तो उसके अच्छे अच्छे चीजें पहले हो जाती हैं। जैसे हमारे देश में अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को लिख लीजिए, जब हमारा देश गुलाम था तो अच्छे अच्छे लीडर्स ने हमारे देश को आजाद कराया, अच्छी अच्छी पार्टीज थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर है वो अपने फायदे के लिए करता है। तो जाहिर सी बात है कि लेटर वैदिक पीरियड में भी यही होगा, वहां भी महिलाओं की स्थिति बिगड़ेगी। कितनी बिगड़ेगी हम अपने आने वाली वीडियोज में आपको पढ़ाएंगे और आप देखेंगे। मैरिज के लिए महिलाओं व पुरुषों की उम्र 16 से 17 साल थी और मोनोगामी यानी कि सिंगल पुरुष और सिंगल महिला से ही विवाह का भी प्रचलन था। ये था हमारा सोशल लाइफ के बारे में अर्ली वैदिक पीरियड में। हम देखते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में। अर्ली वैदिक एरा 500 साल,
कि इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद हम देखेंगे लेटर वैदिक एरा, 400 साल की इकोनॉमी कैसी थी। तो कोई भी चीज जो सबसे पहले आएगी उसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बढ़ाने के लिए वहाँ के लोग क्या करते थे, हमने उनके रीजन्स के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ वो फैले हुए थे। हमने उनके पॉलिटिकल व्यूज के बारे में पढ़ा कि उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। हमने उनके सामाजिक यानी कि सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा। अब उनके हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। कैटल स्पेशली काउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कैटल यानी कि जानवर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उनको कहीं जाना था या शिकार करना था या अपने लोगों की रक्षा करते थे, तो उस जमाने में लोग कैटल्स का इस्तेमाल करते थे। और उस कैटल्स में जो काउ थी, उस कैटल्स में जो काउ थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानवर थी उस जमाने में। काउ की इज्जत सबसे ज्यादा करती थी। गायों के बराबर एक इंसान की जान होती थी, यानी कि उस जमाने में गाय की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। उसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, दे वर पोस्टरल कॉस्ट रेयरिंग पीपुल, यानी कि वहां के लोग कैटल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे और उन सब चीजों का बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। दे पार्टिसिपेटेड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी एग्रीकल्चर फील्ड में करना चालू कर चुके थे, यानी कि कृषि के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चालू कर दिए थे। इसका मतलब ये नहीं करके आता था कि उस जमाने में भी लोग खेती का इस्तेमाल धीरे धीरे करना चालू कर दिए थे। अब आप सोचेंगे खेती कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। अब आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ा तो सोचिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, आप किसी चीज को अपना सामान देंगे और किसी से कोई दूसरा सामान लेंगे, तो ये क्या हो रहा है। अगर एक जमाने में थे तो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, कोई आप सामान दे रहे हैं, कोई सामान ले रहा है। किसी के पास चावल है, वो आप गेहूं बदल के चावल ले रहा है, आप गेहूं ले रहे हैं। ये था बार्टर सिस्टम। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले पढ़ चुका है। अगर आप नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके देख सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ भी लोग करते थे। अब ये नहीं कर सकते, मेंशन नहीं है बार्टर सिस्टम, लेकिन देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ और उसके बाद ही अर्ली वैदिक पीरियड चालू हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ इफेक्ट अर्ली वैदिक पीरियड में पड़ेगा बार्टर सिस्टम का। उसके बाद देखिए, हमने स्टोन एज में पढ़ा था कि सबसे पहले मेटल का इस्तेमाल किया गया वो कॉपर का था। अब देखते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद आपका आया वैदिक एरा। द प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज वर इन यूज। उस जमाने में जो टूल्स यानी कि हथियारों का जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो देखिए कॉपर की पहली खोज हो चुकी थी स्टोन एज में, उन लोगों ने बना लिया था और उसका इस्तेमाल किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और नई चीज खोज किया गया ब्रॉन्ज की नई खोज हुई। तो इन दोनों को चीजों को मिला के यानी कि अलाव बनाए करके वो लोग अपने टूल्स या रोजमर्रा के कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स का यूज करते थे। रिवर्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात के लिए रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। यानी कि ये बात है कि उस जमाने में लोग इकोनॉमी के लिए सड़कें न यूज करके ज्यादातर लोग नदियों का इस्तेमाल करते थे अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि सामान का इधर से उधर ले जाने के लिए। तो ये था आपका इकोनॉमी के बारे में, और इसके बारे में फर्दर हम और कुछ चीजें सीखते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले पार्ट में इकोनॉमी के ही। इनिशियली ट्रेड्स वाज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कि बार्टर सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ इफेक्ट अर्ली वैदिक पीरियड पे पड़ेगा। तो पहले लोग बार्टर सिस्टम यानी कि सामान का अदला बदली तरह का ट्रेड करते थे, लेकिन बट लेटर ऑन क्वाइंस टुवर्ड निसाका। ये आप जरूर से जरूर याद रखिए, निसाका, ये ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि निसाका जो क्वाइन है वो किस पीरियड में इस्तेमाल किया जाता था लोगों के द्वारा। वर इन यूज्ड, निसाका इस क्वाइन का नाम था। अर्ली वैदिक पीरियड में पहले लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया उन्होंने एक नई क्वाइंस बनाई, एक नए सिक्के बनाए। उन सिक्के का नाम था निसाका, जो लोगों के द्वारा ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था आपकी इकोनॉमी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अब हम देखते हैं इसके रिलीजियंस के बारे में, कौन कौन से धर्म लोग फॉलो करते थे और कौन कौन से देवताओं को लोग मानते थे और कौन कौन सी चीजें उन लोगों के रिलीजियस के लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती थी। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक रिलीजन यानी कि धर्म। अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों का रिलीजन क्या था, कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे और कौन कौन से देवताओं को लोग अपना परम पूज्य देवता मानते थे। तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी वाज इंद्र। इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया अर्ली वैदिक पीरियड में। देखिए, इंद्रदेव को यानी कि जो थंडर और स्टॉर्म यानी कि आंधी और तूफान की जिसको देवता माना जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती थी, तो वो इंद्र को सबसे बड़ा देवता मानते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। अब आप सोचेंगे इंद्र को सबसे बड़ा देवता क्यों मानते थे। हमने अभी पढ़ा उसकी इकोनॉमी में उन्होंने
एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। जब नदियां सूखती थी तो जाहिर सी बात है उसको पानी सींचने के लिए कोई वाटर का दूसरा सोर्स नहीं होता था। तो उस जमाने में जब बरसात होती थी तो उसी बरसात को लोग भगवान का दर्जा देते थे कि उनका जो जिसकी वजह से बारिश होती थी, और उसका नाम उन्होंने इंद्र दिया। उस बारिश को उन्होंने नाम इंद्र दिया। तो इंद्र उनके लिए जीने का, खाने के लिए व्यवस्था करता था, उनकी फसलों को उगने के लिए मदद करता था, पानी का सोर्स, जिसको उन्होंने इंद्र नाम दिया। और उस इंद्र को उन्होंने अपना सबसे बड़ा देवता माना। जो दूसरे पोजीशन पे था, वो था आपका अग्नि, यानी कि फायर गॉड। आग को उन्होंने अपना दूसरा सबसे बड़ा देवता माना था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। और उनके रिचुअल के अनुसार इट कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड एंड मैन, यानी कि जो अग्नि है, फायर गॉड है, वो इंसान और भगवान के बीच का बिचौलिया, यानी कि सरगना है, जिसको वो इंसान की बातों को भगवान तक पहुंचाएगा और भगवान के कहे गए शब्दों को इंसान तक पहुंचाएगा। ये अग्नि थी उनकी सबसे दूसरी पोजीशन की अपनी देवता। अब देखिए वरुण। वरुण यानी कि हवा। हवा को उन्होंने अपना थर्ड पोजीशन गॉड माना। यानी कि देखिए, फर्स्ट में इंद्र था, इंद्रदेव थे, दूसरे में अग्नि थी, तीसरे में वरुण थे। अब हम देखते हैं ये थे उनके मेल, जिसको वो पुरुष प्रधान या पुरुष देवता मानते थे। अब देखते हैं उस जमाने में महिलाओं की इज्जत आपको जानते हैं इक्वल थी, मेन और वोमेन की इक्वल में, मेन और वोमेन की जो पावर्स थी उनके सबके बराबर थी। उस समय में भी फीमेल, यानी कि महिला गॉड में उषा और अदिति, ये दो नाम आप याद रखिए, उषा और अदिति, ये दो फीमेल गॉड यानी कि महिलाओं में भगवान मानी जाती थी। और उस जमाने में लोग आइडियल वर्शिप पे विश्वास रखते थे। वो किसी एक मूर्ति पूजा या टेम्पल की पूजा नहीं करते थे। वो खुले आसमान के ऊपर इंद्रदेव, अग्निदेव की और वरुण देव की वो लोग आराधना यानी कि पूजा करते थे। तो ये था हमारा रिलीजन के बारे में इन अर्ली वैदिक पीरियड में। अब जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो होगी लेटरल वैदिक पीरियड में, कि उसके बाद क्या हुआ 400 सालों के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करेंगे आपका नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो पे, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट करूंगा, उसको आपको कमेंट रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब भी किसी फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं। तब तक बने हमारे साथ। जय हिंद।